सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम संविधान के आरंभिक चरणों में चल रहे हैं और इस कड़ी में हमने पिछले 3 कक्षाओं के माध्यम से आपने देखा है कि परिचय के साथ हमने शुरुआत की और हम 1909 के पहले अर्थात 1892 के 1892 के भारत परिषद अधिनियम तक हम पढ़ चुके थे। आज मैंने कहा था कि आज की कक्षा की कड़ी में हम 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट देखेंगे। आपका काम रहेगा कि एक बार वॉइस क्वालिटी की जांच आप कर लें और कोई एक अभ्यर्थी रिप्लाई कर दें कि आवाज आपको सही मिल रही है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे कि पहले से ज्ञात था कि आज का टॉपिक मार्ले मिंटो सुधार होगा, 1909 होगा। तो आज का हेडिंग बनाएंगे हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे संक्षेप में कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, याद रखेंगे जो ऐसे कॉम्बो वाले नेम हैं जिसमें 2 व्यक्तियों का नाम साथ साथ होता है, तो साथ वाले में पहला व्यक्ति सदैव सचिव होता है क्योंकि बड़ा होता है पद में, और दूसरा व्यक्ति होता है वायसराय। कभी नहीं भूलना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि मार्ले मिंटो में कौन सचिव हैं और कौन वायसराय हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लिखा रहेगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय होगा। इसको ध्यान में रखना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ऐसे अधिनियमों की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी, जबकि हमने पूर्व में 1773 से लेकर 1892 तक कई अधिनियम बनाए। हमने रेगुलेटिंग बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, 1793 से लेकर 1813, 1833, 1853 और 1892, 61 और 92 हमने कई अधिनियमों की शुरुआत की, संशोधन किया। ठीक है, संशोधन किया, फिर भी हम मुकाम तक नहीं पहुंच सके। तो आगे चलकर क्या ऐसे कारण बने होंगे? आप में से कौन बता सकते हैं कि ऐसी क्या स्थितियां बनी होंगी कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार लाना पड़ा? कौन बता सकते हैं? कोई भी? आपके दृष्टि में ऐसा सरकार को क्यों करना पड़ा? 1892 तक इतने प्रयास के बाद 1909 का अधिनियम लाना पड़ा। समझ लेते हैं। यदि हम इतिहास के कालखंड में 1892 से लेकर 1909 तक देखेंगे, जो लगभग 17 साल से ज्यादा होगा, ये 17 साल होगा, 8 9 17 साल है। ये जो कालखंड है, यह कालखंड भारतीय इतिहास में राजनैतिक दृष्टिकोण से उथल पुथल से भरा हुआ है। हम देखते हैं कि ये वो समय है जब कांग्रेस युवा हो रहा है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस अब जवान हो रहा है। ये वो समय है जब लॉर्ड कर्जन की एक गलत घोषणा के कारण बंगाल विभाजन की नीति पर कड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है। ये वो समय है। तो ऐसे ऐसे दौर भारत ने देखे जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति जो अनास्था की भावना है, असंतोष की भावना है, वह जनता में काफी बढ़ने लगी। दूसरी ओर कांग्रेस की जो भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति थी, भिक्षावृत्ति मतलब
अनुनय विनय करके मांगना। 4P का सिद्धांत आप सबको याद होना चाहिए, याद है? कोई एक अभित सुनाइए मुझे। कोई भी पढ़ाए थे ना 4P? 4P का सिद्धांत क्या है? 4P का सिद्धांत जो कांग्रेस के संदर्भ में था वो क्या है? उदारवादियों का सिद्धांत। ये बताइए, इतिहास में पूछ रहे हैं। अभी किसने प्राइस और प्लेस कहा? वो तो मार्केटिंग का है। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, ये सब किसका है? मार्केटिंग का है। प्रोडक्ट, ये सब अलग चीज है। कांग्रेस के संदर्भ में, उदारवादियों के संदर्भ में 4P क्या है? अरे प्रार्थना लिखाए थे, भूल गए सभी लोग। सुनाइए, एक तो मैंने बता ही दिया। प्रोग्राम, कार्यक्रम, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। मुझे लगता है कि आप कॉपी उल्टा कर नहीं देखते हैं। इस तरह से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। चयन के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। कांग्रेस ने देखिएगा प्रेयर का सिद्धांत अपनाया था, पिटीशन का सिद्धांत अपनाया था, प्रोग्राम का सिद्धांत अपनाया था। ये सब क्या है? ये सब उदारवादियों के लक्षण हैं। इन लक्षणों की कुछ नेताओं ने काफी आलोचना की और कहा कि ये भिक्षा मांगने के समान है। कि सरकार से मांग ही करना है तो सड़क पर उतरकर ठीक से मांग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पत्र पकड़ा दिया, एक अनुनय विनय कर लिया, उससे मांग पूरा नहीं होने वाला है। तो एक तरफ वो भी असंतोष था, बंगाल विभाजन इस कड़ी में मुख्य था। तो ऐसे कई फैक्टर रहे, जिस फैक्टर के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा था 1907 के कांग्रेस के अधिवेशनों के बाद कि हो न हो आने वाले समय में शासन करना मुश्किल हो सकता है। तो इसी कड़ी में कुछ संशोधन किए गए। और जैसे पिछले एक्ट में आपने देखा कि निर्वाचन शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, मनोनयन शब्द का उल्लेख मिलता है। करते तो थे निर्वाचन, लेकिन कहते थे कि जनता ने इनको मनोनीत करके इस विधान परिषद के मेंबर को भेजा है, ये निर्वाचित नहीं है। निर्वाचित कह देंगे तो फिर लोकतांत्रिक बात हो जाएगी, और जब लोकतंत्र की भावना प्रबलता से बढ़ेगी तो फिर कॉलोनियल शासन टिकेगा कहां? साम्राज्यवाद टिक नहीं सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण सरकार को थोड़ा सा लचीलापन व्यवहार करना पड़ा जनता के साथ, और सरकार ने अपने ही बनाए पूर्व के नियम में संशोधन कर दिया। लिख दीजिए पहला पॉइंट, लिखिए 1892 से 1909, 1892 से 1909, 1892 से 1909 का समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उतार चढ़ाव का समय था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन की गलत नीतियां, लॉर्ड कर्जन की गलत नीतियां जनता में असंतोष व्याप्त कर रही थी। जनता में असंतोष व्याप्त कर रही थी। लॉर्ड कर्जन की नीतियां जनता में असंतोष व्याप्त कर रही थी, जबकि डैश दे के छोड़िए, पूछेंगे अभी, देखते हैं कितना तैयारी हुआ है। डैश ने कांग्रेस के भिक्षावृत्ति वाली नीति की कटु आलोचना की। डैश ने कांग्रेस के भिक्षावृत्ति वाली नीति की कटु आलोचना की। किसने की? कौन बताएंगे? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस के 4P के सिद्धांत का विरोध किया था?
बाल गंगाधर तिलक, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है, कभी नहीं भूलिएगा। डैश में भर दीजिए बाल गंगाधर तिलक। जो अभ्यर्थी जवाब नहीं दे पाए हैं वो इस ज्ञान के तिलक को लगा लीजिए। आवाज आ रही है? लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस के भिक्षावृत्ति की नीति की कटु आलोचना की। इसको लिखिए, ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। इतिहास अब समाप्त हो गया है तो पता होना चाहिए कि किसने किसकी आलोचना की थी। कटु आलोचना की, दो कारण मैंने लिखवा दिए, तीन कारण। एक तो 1892 से 1909 के मध्य की उथल पुथल की स्थिति। उसके बाद अगला फैक्टर है कर्जन की गलत नीतियां, खास करके 1905 में। और उसके बाद एक तीसरा कारण है जो कांग्रेस की का 4P का सिद्धांत है, उसकी आलोचना। कई नेता उससे अप्रसन्न थे, खास करके जो गर्म खून के नेता थे, जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। वो कहते थे कि ये साफ बेकार नीति है, इस नीति से तो सरकार को जाना होता तो कब चली गई होती। जो सरकार इतने लंबे समय से भारत में बनी हुई है, कहीं ना कहीं उस सरकार से युद्ध करने की आवश्यकता है, ना कि अनुनय विनय, ना कि प्रार्थना, ना कि प्रोग्राम। ठीक है, आगे चलिए, लिखिए लॉर्ड मार्ले ब्रैकेट में भारत सचिव, लॉर्ड मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो ब्रैकेट में वायसराय। वायसराय ने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद, अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद प्रशासनिक सुधार की शुरुआत की। प्रशासनिक सुधार की शुरुआत की। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों ने ज्वाइन किया, भारत सचिव का पद बड़ा है, इसको ध्यान में रखना है, वायसराय का पद उससे छोटा है, लेकिन दोनों तो साथ मिलकर काम करेंगे, शक्तियों का विभाजन है वहां पर। तो जब इन्होंने ज्वाइन किया तो एक महाशय थे सर अरुणडेल। कभी नहीं भूलेंगे। इनकी अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है, समझना है, ये अध्यक्ष बने और अक्टूबर 1906 में एक रिपोर्ट तैयार किया गया जो आगे चलकर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1909 में इसको लागू किया गया और इस रिपोर्ट में वो सारी बातें कही गई, उन सभी संशोधनों को सामने लाया गया जो वर्तमान समय के हिसाब से आज लगभग 17 साल के बाद, 18 साल के बाद रिक्वायर्ड था, उसको लाया गया। तो अरुणडेल का नाम भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, और हो सके तो आप लोग, एक चैप्टर है क्लास 7 में जो एनसीईआरटी की बुक है, उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। उसमें चैप्टर 1 में समानता को जरूर देखिएगा। समानता चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको इस काल के विषय में न्याय करने में बड़ी सुविधा होगी। आजकल एनसीईआरटी की सारी किताबें फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। देखिएगा, एनसीईआरटी का वेबसाइट है, वहां पर सभी की सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं, वहां से एक बार पीडीएफ निकाल के देख लीजिए। मैं क्यों कहता हूं, वो जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से इक्वलिटी का क्या संबंध है वहां पर। अभी हम आगे चलते हैं, लिख दीजिए लॉर्ड मिंटो ने सर अरुणडेल की अध्यक्षता में, लॉर्ड मिंटो ने सर अरुणडेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने अक्टूबर 1906 में अपना रिपोर्ट पेश किया। अक्टूबर 1906 में अपना रिपोर्ट पेश किया, जिसे 1909 में
जिसे 1909 में एक विधेयक के तौर पर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 1909 में एक विधेयक के तौर पर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया एवं मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से लागू हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से लागू हुआ। अब इसमें क्या क्या सुधार किया गया, इन सुधारों को समझते हैं। क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए इसमें। मिंटो कौन है, किस पद पर है, कौन बताएंगे। मिंटो वायसराय के पद पर है। मिंटो को इतिहास में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। इसको नहीं भूलेंगे। इन्होंने सबसे पहले सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की बात की। और ध्यान रखिएगा, इस कड़ी में विधान परिषद के लेवल पर कई सुधार हुए। आपने देखा होगा कि पहले केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्य हुआ करते थे, जिसको बढ़ाकर अब 69 कर दिया गया, 37 + 32। इसको भी ध्यान में रखना है। और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव कराने की बात भी कही गई इसमें, इसको भी ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए सुधार में, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। जिसमें 37 शासकीय और 32 अशासकीय, 37 शासकीय और 32 अशासकीय सदस्य थे। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था हुई। देखिए, सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे एवं इस एक्ट में पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया, इस एक्ट में पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया कि कोई भारतीय गवर्नर अथवा वायसराय के कार्य परिषद में शामिल हो सके। गवर्नर अथवा वायसराय के कार्य परिषद में शामिल हो सके। एक नाम कभी नहीं भूलना है,
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कभी नहीं भूलना है। लिखिए अति महत्वपूर्ण है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे एवं बाद में विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभ्यर्थी जवाब देंगे इसका। आगे चलकर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और क्या बने? एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ज संभाला था इन्होंने। आगे चलकर क्या बने थे? थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार हेडफोन को पास लेकर बताइए। सर आईपीएस बनने वाले भारतीय। नहीं, आगे चलकर मैं पूछ रहा हूं, वो तो पहले का है। आगे चलकर इस घटना के आगे 1909 के बाद का बताएंगे। इसके बाद एक बड़ा चार्ज संभाला था सरकार में, क्या था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और एसपी सिन्हा का क्या रोल था आगे चलकर? कोई बता सकते हैं? 1909 के ठीक बाद क्या बने थे? नहीं, सचिव कभी नहीं बने। सचिव तो बन ही नहीं सकते थे, कोई भारतीय उसके लायक नहीं था। आप लोग एक बार एनसीईआरटी में जाके जरूर देखिए, जो अध्याय मैंने कहा है समानता, उसको आप एक बार पढ़ के आइए। ठीक है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पढ़ लीजिएगा तो बहुत लाभ मिल जाएगा इस खंड में। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का पहला चैप्टर है, उसको जरूर देखिए। उसमें अंबेडकर का रोल भी देखिए, उसमें दिव्यांगता अधिनियम को भी देख कर आइए, एसपी सिन्हा का रोल भी देख कर आइए। उसमें और एक दो बातें हैं, जैसे व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच जो अफ्रीका और अमेरिका में संघर्ष है, उसको भी देख कर आइए। और उसमें यह भी देखिए कि गांधी के साथ अफ्रीका में किस तरह का बर्ताव हुआ था। सारी घटनाएं भारत से जुड़ी हैं उसमें, और वहां इन तथ्यों का बड़ा जिक्र है। मैं भी आगे चलता हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, मुख्य बातों में आते हैं। आपने भी लिखा कि एसपी सिन्हा विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने थे बाद में, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और बने थे क्या क्या, इसको भी तैयार करके लाएंगे। इसके बाद मुख्य बातों में आ जाते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है क्योंकि इस एक्ट में पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन
क्षेत्र की व्यवस्था की गई एवं एवं सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आती हैं। अब एक जो विधान परिषद का मुद्दा है, जो पिछले हर एक एक्ट में साथ साथ चल रहा है, वैसे आपने प्रीवियस एक्ट्स में देखा कि विधान परिषद के पास सीमित अधिकार थे। जो सेक्रेटरी है उसके पास पूरा पावर है, वो उसको भंग भी कर सकता है, सुपर वीटो है। लेकिन पहली बार इस बात की आवश्यकता ब्रिटिश संसद को फील हुई कि विधान परिषद को थोड़ी सी आजादी मिलनी चाहिए, उसके कृत्य के क्षेत्र को, जो उसका कार्य क्षेत्र है उसको विस्तार देना चाहिए, लेकिन कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर। तो यहां पर थोड़ा सा लोकतंत्र देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक जो थॉट है वो सरकार को यहां प्रभावित कर रही है। इसको लिख दीजिए। देखिए, पहली बार विधान परिषदों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि हुई। पहली बार विधान परिषदों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि हुई, परंतु कुछ विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़कर, कुछ विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़कर, जैसे 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 सेना या सशस्त्र बल, सेना या सशस्त्र बल, कौमा विदेश संबंध, विदेश संबंध, विदेश संबंध तथा देसी रियासतें, तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। देसी रियासतें, ठीक है, याद रहेगा। तीन चीजों को छोड़कर, सेना पहला, दूसरा फॉरेन अफेयर्स विदेश संबंध, और तीसरा देसी रियासतें। इस तीनों के बारे में विधान परिषद कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि यदि इन तीनों के बारे में बोलता तो अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ता। वो देसी रियासतों को एकता का पाठ पढ़ाते, तो ऐसा नहीं होने देना था। एक नीति थी जो फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसको भी बनाए रखना था। तो इन तीन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों पर वाद विवाद का पूर्ण अधिकार दिया गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आप लोग बताइए कि विधान परिषद का कार्यकाल 1892 तक कितने साल का था? दो साल का था, 2 इयर्स का था, जिसको बढ़ाकर अब 3 इयर्स का कर दिया गया। लिख दीजिए, विधान परिषद का कार्यकाल, माने सदस्यों का लिखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कॉपी के सबसे ऊपर जाकर लिखिए, सबसे टॉप पर लिखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के एडवोकेट जनरल भी थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के एडवोकेट जनरल भी थे, एडवोकेट जनरल भी थे, एवं 1920 में 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए। 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए। गवर्नर नियुक्त हुए। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब चूंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे जिसे ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि मनोनीत करते हैं, जनता मनोनीत करती है, वो मनोनयन शब्द अब निर्वाचन की तरफ आ रहा है। ये सदस्य अब निर्वाचित होकर आ रहे हैं, ये सरकार कह रही है। अब इसमें एक तथ्य है, जो राजनीतिक अपराधी हैं ये कौन है, किसके बारे में राजनीतिक अपराधी शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके विषय में, किसको कहेंगे राजनीतिक अपराधी? बहुत सामान्य है, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है, शब्द में ही स्पष्ट है। राजनीतिक अपराधी कहते हैं जिसने सरकार के विरुद्ध बंदूक तान दिया हो, बम फेंक दिया हो, या किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार हुआ हो जो सरकार की नीतियों का विरोध करता हो, जैसे उग्रवादी दल, उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे इस समय में, वो अक्सर गिरफ्तार हुआ करते थे। कभी बम फेंक दिया, कभी गोली चला दी, कभी ट्रेन लूट लिया। तो जो इस तरह के कृत्यों में शामिल थे उन्हें राजनीतिक अपराधी की संज्ञा दी गई। और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि चुनाव जो विधान परिषद का होना है, उस चुनाव में केवल बेदाग छवि के लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। ये राजनीतिक अपराधी किस्म के जो लोग हैं, इन पर राजनीतिक अपराध थोप दिया गया और चुनाव में उनकी योग्यता को निरस्त कर दिया गया। ही इज, मतलब वो वर्तमान में क्या है, अपात्र हैं, ठीक है, इनएलिजिबल हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। राजनीतिक अपराधियों को, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। जो सरकार की नीतियों का विरोध करे, जो सरकार को नुकसान पहुंचाए, जो सरकार का विद्रोह करे, विरोध करे, ठीक है, लिख दीजिए। राजनीतिक अपराधियों को, अपराधियों पर अयोग्यताएं थोप दी गई और चुनाव लड़ने से बहिष्कृत कर दिया गया। और चुनाव लड़ने से बहिष्कृत कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है। अब जिन्होंने आगे चलकर ट्रेन लूट लिया, जिन्होंने दंगे फैलाए थी तो वो देशभक्ति। आज की सरकार कहती कि वो देशभक्ति थी, लेकिन उस समय की सरकार कह रही थी कि देशद्रोही है। यही होता है, आप किस पक्ष में हैं यह मैटर करता है। तो उस समय जो सरकार थी उसका विरोध जिसने किया वो भारतीय थे, तो सरकार ने उनको देशद्रोही कहा। आज उन देशद्रोहियों को भारत सरकार क्या कहेगी? ये क्या है, देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी लोग थे। अब एक और पॉइंट है कि जिन पर राजनीतिक अयोग्यताएं थोपी गई थी, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, एक कंडीशन में लड़ सकते हैं, यदि ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी उनको मुक्त कर दें इस चार्ज से, ठीक है। जैसे गवर्नर हो, वायसराय हो, सचिव हो, इस रैंक के जो ऑफिसर हैं, यदि उन्होंने बेदाग साबित कर दिया, उसको लिख के दे दिया कि नहीं, इस व्यक्ति ने अपनी जो क्षमा याचना है वो सौंप दी है और क्षमा याचना के आधार पर इस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए पात्र घोषित किया जाता है, तो ये हो सकता है, लिख दीजिए। लेकिन सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों को यह अधिकार था, सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों को यह अधिकार था कि वे अपराधियों की अयोग्यताओं को निरस्त कर दें। निरस्त कर दें। एक दो बातें और समझ लीजिए। 1892 के एक्ट में कहा गया था कि चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से यानी परोक्ष रूप से स्वीकार किया जाए और यह घोषणा न की जाए कि जो विधान परिषद में मेंबर चुनकर आए हैं वो निर्वाचित हैं। सरकार ने कहा कि इनको मनोनीत बोलो, ये मनोनीत हैं, जनता ने इनको मनोनयन करके भेजा है। लेकिन जिस चीज को वहां अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जा रहा था, उसी चीज को 1909 में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने की कवायद हुई, ठीक है, लिख दीजिए। 1892 में
1892 में चुनाव प्रणाली को परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया था। 1892 में चुनाव प्रणाली को परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया था, जिसे अब विधिवत मान्यता मिल गई, जिसे अब विधिवत मान्यता मिल गई, मान्यता मिल गई। अब एक तथ्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने लिखा है सांप्रदायिकता, कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यह एक ऐसा बीज बो दिया था अंग्रेजों ने, जो कहा जाता है कि 1909 में ही भारत के विभाजन का बीज रोपा जा चुका था, और इस पर कई विद्वानों के अपने मत भी हैं। कहा गया कि यहीं पर मुस्लिम समाज में एक ऐसा बीज भर दिया गया था उसके दिमाग में कि तुम अलग हो, हिंदुओं से अलग हो, और इसी कड़ी में जो मुस्लिम लीग था उसको और ज्यादा आवाज बुलंद करने का मौका मिला कि हमें एक दूसरा राष्ट्र चाहिए। और आगे देखेंगे हम कि मुक्ति दिवस मनाना हो, चाहे बांटो और भागो का नारा देना हो, इस तरह के नारे उनके मन में आने लगे समय के साथ। लिख दीजिए, देखिए इस अधिनियम में लागू की गई, इस अधिनियम में लागू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, इस अधिनियम में लागू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति 1947 के भारत विभाजन का मुख्य कारण बनी, मुख्य कारण बनी। ठीक है, नहीं भूलिएगा इसको। आगे चलते हैं। अब चूंकि 1909 एक ऐसा सुधार हुआ जिस सुधार ने कुछ सुधार तो किया, लोकतंत्र को थोड़ी सी मजबूती दी, विधान परिषदों की शक्ति बढ़ाई, सदस्यों की संख्या को बढ़ाया, और इस कड़ी में हम देखते हैं कि इसने एक ऐसा भी काम किया, एक अच्छा भी काम किया था कि किसी भारतीय को वायसराय की परिषद में आने की अनुमति दी थी। लेकिन एक जो काम कर गया, डिवाइड एंड रूल, वह था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इस प्रणाली के संदर्भ में आपको 5 से 6 विचारकों का मत जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों ने इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दी, वो पूछा जाता है। लिख दीजिए, विचारकों का मत, विचारकों का मत किसके बारे में? सांप्रदायिकता के बारे में। विचारकों का मत, पहला लिखिए, फर्स्ट, उन्होंने उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। उन्होंने उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। किसने कहा था? तीर का चिन्ह देकर लिखिए, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, इन्होंने कहा था। के.एम. मुंशी, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखिए, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, भीषण होगा। यह बात किसने कही थी? यह बात उस व्यक्ति ने कही थी जिस व्यक्ति ने पृथक सांप्रदायिक क्षेत्र को लागू करवाया था। क्या नाम था उस व्यक्ति का? अभी अभी बताए हैं, पूरी कथा उसी पर गई है। किसने लागू किया था? इतना समय लगेगा? इसका जवाब तो तुरंत मिलना चाहिए। उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो ने लागू किया।
अभी एक पॉइंट लिखवा है कि मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, तो लिखिए लॉर्ड मिंटो। मिंटो ने ये बात खुद कही बाद में कि हमने नाग के दांत बोए हैं जो जहर से भरा हुआ है, और क्या करेगा, इसका फल भीषण होगा एक दिन, ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखिए, देखिए 1909 का सुधार 1909 का सुधार चंद्रमा के चांदनी जैसा है, मजूमदार ने कहा था। मजूमदार। एक दो और लिख लीजिए। अगला लिखिए, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। अधूरा और अल्पकालीन समझौता है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा। रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। लास्ट लिख लीजिए, लास्ट वाला को 5 टिक लगा के रखिए, कभी भी पूछ सकता है। देखिए मुझे विश्वास है, अगला वाला, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, विनाश की तरफ जा रही है, एवं मेरी यह बड़ी इच्छा है, मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मेरे भारत में रहते इस शांति प्रिय निधन के लिए मैं सहायक बन सकूं। ये तो सबको पता होगा, पढ़े होंगे तो। मैं सहायक बन सकूं। लॉर्ड कर्जन, वेरी गुड। लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे चलते हैं। हेडिंग में लिखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला टॉपिक, भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें ये कौन है? मॉन्टेग्यू किस पद पर है, और चेम्सफोर्ड क्या है इसमें? सचिव, वायसराय। पहला व्यक्ति सदैव सचिव होता है, बड़ा पद होता है, और अगला व्यक्ति होता है वायसराय। याद रखने के लिए इसको लिख भी सकते हैं साथ साथ, सचिव वायसराय। ठीक है। अब फिर से लगभग 10 सालों के बाद वही नौबत आ गई। कोई भी अधिनियम ऐसा नहीं बन पा रहा था जो अपने आप में परफेक्ट हो। सांप्रदायिकता की घोषणा के साथ ही एक तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस का रास्ता बिल्कुल अलग अलग था।
मुस्लिम लीग को यह दिख रहा था कि हो ना हो ब्रिटिश सरकार भले ही डिवाइड एंड रूल की बात कर रही हो, लेकिन इसमें हमारा फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अलग होने में सहूलियत मिलेगी। सरकार भी यह चाहती थी कि सब लोग एक मंच पर ना आ सकें, सब एकता का परिचय देंगे तो सरकार कमजोर हो जाएगी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के मन में एक प्रस्ताव आया कि क्यों ना कोई ऐसा अधिनियम लाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वो समय है जब 1916 के बाद उथल पुथल है, 17 में चंपारण, 18 में खेरा और अहमदाबाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, 1919 में रॉलेट एक्ट जैसी घटनाएं। तो जो माहौल बन रहा है देश में वो बिल्कुल ही सरकार के नजरिए के विपरीत है, सरकार के हित के विपरीत है, जो कहता है कि यदि यही स्थिति रह गई तो आने वाले 5 सालों में ब्रिटिश सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा कि एक ऐसा अधिनियम लाते हैं जिसमें समाज के सबसे प्रभावशाली कोई एक वर्ग को, जैसे कोई भी वर्ग, जैसे व्यापारी वर्ग हो सकता है राजनेताओं का वर्ग हो सकता है, जिसकी पकड़ देश में अच्छी खासी है, उस वर्ग को कम से कम आगामी और 10 ईयर्स के लिए, यानी 10 साल के लिए अपने पक्ष में मिला सकें। जैसे एक बार इन्होंने जमींदारों के साथ किया था, समाज के सबसे प्रभुत्वशाली लोगों को जमींदार बना दिया, टैक्स वसूलने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर का पद दे दिया। इससे क्या हुआ, जिस वर्ग को सरकार में संरक्षण मिल गया वो तो सरकार का हितैषी बन गया, जो बच गया वो किसान वर्ग था, कृषक वर्ग था, मजदूर वर्ग था, शोषित हुआ। तो सरकार ने दोबारा कुछ उसी तरह की चाल चलने की सोची और इसी का परिणाम निकला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी का परिणाम निकला, लिख दीजिए, लिखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया, जिसे 1918 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1918 में प्रकाशित किया गया था। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कौन लाया था, क्योंकि जो लाया था उसका नाम शो नहीं किया गया। एक उच्च स्तरीय दल था जो भारत में रिसर्च कर रहा था कि क्या लागू करें, और सेक्रेट कमीशन ने जाके रिपोर्ट सौंप दी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लिखिए, सरकार का प्रयास था कि भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्षों के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज, एक नया शब्द सरकार ने लॉन्च किया, उत्तरदायी सरकार। जनता का विश्वास जीतने के लिए इसका नाम पड़ा उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसके पहले किसी भी अधिनियम में ऐसे जनहितवादी शब्द नहीं देखने को मिलते हैं जो जनता का हृदय जीत सके। लिख दीजिए, पहली बार जन विश्वास को जीतने के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ब्रैकेट में उत्तरदायी सरकार शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ब्रैकेट में उत्तरदायी सरकार शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया।
ठीक है, हेडिंग में लिख दीजिए इस अधिनियम की मुख्य बातें। इस अधिनियम की मुख्य बातें। फर्स्ट पॉइंट देखिए, 20 अगस्त 1917 को, पहला बिंदु, 20 अगस्त 1917 को 17 को मॉन्टेग्यू ने, ब्रैकेट में सचिव, मॉन्टेग्यू ने पहली बार यह घोषणा की, पहली बार यह घोषणा की कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, 1919 के एक्ट को पूर्णतया 1921 में लागू किया गया। पूर्णतया 1921 में लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक बार दोहरा दिए तो 1919 के एक्ट को पूर्णतया 1921 में लागू किया गया, 2 साल बाद लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अंडरलाइन कर दीजिए इसको, द्वैध शासन पूछा जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई एवं के पहले लिख सकते हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा, ब्रैकेट में 2 सदन जो आज भी चलते हैं, याद रहेगा। द्वैध शासन बिल्कुल अलग चीज है, उसको आगे देखेंगे हम। द्विसदनीय व्यवस्था, ब्रैकेट में राज्यसभा प्लस लोकसभा एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, द्वैध शासन अलग चीज है, 2 सदनी व्यवस्था अलग चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। नोट में लिख दीजिए, द्वैध शासन शब्द का सबसे पहला प्रयोग द्वैध शासन शब्द का सबसे पहला प्रयोग कार्टियस ने किया था। कार्टियस ने
किया था? कार्टियस ने किया था। ध्यान रखेंगे। अब यह भी ध्यान रखना है आपको कि सांप्रदायिकता का जन्म तो हो ही चुका था 1909 में। 1919 के एक्ट में और 1909 में अंतर यह है कि वहां सांप्रदायिकता में केवल मुस्लिमों का निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिया गया, लेकिन यहां उसका विस्तार कर दिया गया। मुस्लिम का तो था ही, सिख भी आ गए, पारसी भी आ गए, एंग्लो इंडियन भी आ गए। ठीक है, लिख दीजिए। इस एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इस एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। विस्तार किया गया जैसे पहला में लिखिए सिख। सिख, भारतीय ईसाई दूसरा नंबर, सबका क्षेत्र अलग अलग हो गया। सिख, भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन इत्यादि। ठीक है। आज के लोकतंत्र में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन इस समय में ध्यान रखिएगा, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मताधिकार तय किया गया। लिख दीजिए, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया। संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया। एक तरह से ठीक भी था। सुनने में तो जरूर अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति बराबर एक वोट, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसके परिणाम बड़े घातक निकलते हैं। उसका नाजायज फायदा राजनीतिक दलों के द्वारा भारत में उठा लिया जाता है। तो जिसके पास जितना अधिक एजुकेशन होगा, जितने अच्छे पद पर होगा, अच्छी स्थिति में होगा, उसके पास अनुभव उतना ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी जो विचारधारा थी वो बहुत खराब नहीं थी, लेकिन यदि हम एक समाजवादी राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के आधार पर चलें तो एक व्यक्ति बराबर एक वोट ही ठीक माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह भी क्या था, बुरा नहीं था। इसको ध्यान में रखना है। देखिए, लंदन में हाई कमीशन ऑफिस उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, स्थापनाएं हुई। धीरे धीरे शासन जनता की डिमांड के आधार पर लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। देखिए, कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, कैग के पद की स्थापना हुई या सृजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, आज भी कैग होता है, कैग को आगे पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है,
आगे चलेंगे। देखिए, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया एवं प्रत्येक 10 वर्ष पर एक वैधानिक आयोग उसकी समीक्षा करेगा। प्रत्येक 10 वर्ष पर एक वैधानिक आयोग उसकी समीक्षा करेगा। समीक्षा करेगा। अब ध्यान रखिएगा, 1919 का एक्ट जब लागू हुआ तब से 10 साल निकाल लीजिए, 1928 पर जाता है। 1928 में इसीलिए साइमन कमीशन आया था, समीक्षा करने के लिए। साइमन कमीशन को वैधानिक आयोग भी कहा जाता है, ठीक है, नोट में लिख दीजिए। देखिए, इसी आलोक में समीक्षा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन या भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन या भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसी में हेडिंग में लिखिए द्वैध शासन। इसको समझ लेते हैं, ये क्या था। कई बार हम इसका नाम सुनते हैं, हमें लगता है कि लोकसभा राज्यसभा होगा, लेकिन वो तो अलग चीज है। ठीक है, द्वैध शासन वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्वैध शासन में लिखिए भाग 1, प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था में लिखिए ए नंबर, ABCD करके। लिखिए प्रत्येक प्रांत में द्वैध शासन के आधार पर, प्रत्येक प्रांत में द्वैध शासन के आधार पर, द्वैध शासन के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में गवर्नर प्लस कार्यकारिणी के सदस्य, जबकि दूसरे भाग में गवर्नर प्लस मंत्री गण के सदस्य। पहले में गवर्नर प्लस उसका कार्यकारिणी और दूसरे में मंत्रीगण के सदस्य और गवर्नर, ऐसे बांटा गया। ठीक है, ये तो हुआ सरकार कैसे चलेगी प्रांतों में। हाँ, कहा जाए पहले भाग में गवर्नर प्लस उसके कार्यकारिणी के सदस्य, माने गवर्नर और जो उसका कार्यकारिणी है उसके मेंबर, जबकि दूसरे भाग में गवर्नर प्लस मंत्रीगण के सदस्य जो मिनिस्ट्रियल में है, मंत्रीगण के सदस्य। ये तो था शासन का विभाजन। अब प्रांतों में विषयों का भी विभाजन किया गया, हर चीज को 2 हिस्से में बांटा गया, इसलिए नाम पड़ा द्वैध शासन। आपने पढ़ा भी होगा हस्तांतरित और आरक्षित,
लिखिए इसी में, ए वाले में ही लिखिए, प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया। प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांटा गया। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित तथा आरक्षित। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं कि हस्तांतरित को कौन चलाएगा और उसमें क्या सब आएगा, आरक्षित को कौन चलाएगा और उसमें क्या सब आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर प्लस लोकप्रिय मंत्रियों के द्वारा चलता था। जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नर प्लस मंत्रीगणों के सहयोग से हस्तांतरित चलता था, लेकिन जो रिजर्व मैटर था वो केवल गवर्नर और उसके कार्यकारिणी सदस्य ही चलाते थे, मंत्रियों का कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, आरक्षित विषय गवर्नर प्लस कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से चलता था। गवर्नर प्लस उसके कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा चलता था। ठीक है, चलता था। जैसे पुलिस, भू राजस्व, जेल माने कारागार, जेल, सिंचाई, वन इत्यादि। अभी हम किस में हैं? प्रांतीय कार्यपालिका में हैं। उसी के हिस्सों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब जो मंत्री था, मंत्रिमंडल था, ध्यान रखिएगा, तो मंत्री व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी था, और सिफारिश पर व्यवस्थापिका यदि अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था। लिख दीजिए, देखिए मंत्री, नेक्स्ट पॉइंट, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था एवं उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता था। उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता था। अब ध्यान रखिएगा, देखिए यहीं पर दिखता है
कि वाकई में पूर्ण लोकतंत्र है या नहीं है। अब जो गवर्नर है, जो उसकी कार्यकारिणी परिषद है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। वो सीधे सीधे क्या था, सरकार के अंडर में था, किसी व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं था और उसको कोई हटा नहीं सकता था, परमानेंट था जब तक ब्रिटिश सरकार चाहे। तो एक तरफ क्या है, मंत्रियों की स्थिति को थोड़ा कमजोर रखा गया है, लेकिन जो एक्सिक्यूटिव है सरकार की तरफ से वो अत्यंत मजबूत स्थिति में है। लिख दीजिए। देखिए, दूसरी ओर गवर्नर प्लस कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर प्लस कार्यकारिणी परिषद व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं थी। नहीं थी। हमने क्या सीखा? हमने सीखा यहां पर कि जो हस्तांतरित विषय हैं कॉमन, वो मंत्रिमंडल के हाथ में था, लेकिन गवर्नर दोनों तरफ में है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर यहां भी है इसके कार्यकारिणी के साथ, एक तरफ जिसके हाथ में क्या है, आरक्षित विषय है, रिजर्व, ऐसे मुद्दे जो बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं। दूसरी ओर गवर्नर तो है ही, प्लस मंत्री है, इसके हाथ में दिया है हस्तांतरणीय मुद्दे, हस्तांतरित मुद्दे। ये सामान्य लोकहित का मुद्दा है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य एक सामान्य लोकहित का मुद्दा होता है, शिक्षा सामान्य लोकहित का मुद्दा होता है। तो ये सब इस साइड में है, लेकिन सेना हो गया, पुलिस हो गया, टैक्स हो गया, सिंचाई हो गया, वन हो गया, जो शासन जिससे नियंत्रण में आ सकता है, वो सीधे सीधे गवर्नर और उसके कार्यकारिणी के हाथ में है। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग तरह से विभाजन किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्वैध शासन। पावर सबसे ज्यादा इसके पास है, गवर्नर क्या है, दोनों में कॉमन है, ये हट नहीं सकता। इसका मतलब है कि जब आपातकाल की कोई स्थिति होगी तो आपातकाल की स्थिति में गवर्नर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, और गवर्नर डायरेक्ट यहां भी हस्तक्षेप कर सकता है। यहां तो कर ही सकता है, ये इसके हाथ में है, यहां कोई मंत्री नहीं है, इसके नीचे के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहां मंत्री है उसके विषय में भी आपात की स्थिति में गवर्नर काम कर सकता है, और गवर्नर का फैसला वीटो के बराबर होगा। लिख दीजिए इस पॉइंट को। देखिए, प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, गवर्नर राज्य के प्रशासन और हस्तांतरित विषय को अपने हाथ में ले सकता था। ठीक है, हाथ में ले सकता था। जबकि गवर्नर, पूछ लेता हूं पहले, गवर्नर पावर के हिसाब से कितने नंबर का पोस्ट है पूरे देश की बात की जाए तो? उस समय यदि हायरार्की की बात करें, कितना नंबर है? थोड़ा सा माइक पास में लेके कहेंगे तो अच्छी आवाज आएगी आपकी। 3 नंबर, 2 नंबर, अच्छा 3 नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो कौन है? सचिव है। उसके बाद कौन है? गवर्नर जनरल, जिसको आप वायसराय कहते हैं, और उसके बाद है गवर्नर। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि विशेष आवश्यकता यदि पड़ी तो भारत सचिव और जो गवर्नर जनरल है वो भी आकर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हस्तांतरित विषयों में भारत के सचिव और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें नहीं कर सकते। हस्तांतरित में कुछ नहीं कर सकते। ये हस्तांतरित में केवल गवर्नर इमरजेंसी के टाइम में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वो लोकहित का मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा है, मंत्रियों का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। लेकिन जो राष्ट्र के संवेदनशील तत्व हैं उसमें केवल और केवल ये है, आवश्यकता पड़ने पर ये दोनों भी आ सकते हैं इसमें, आरक्षित वाले में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यही सब है मुख्य बातें जो कई बार जब पूछी जाती है तो हम
रिवीजन के अभाव पे फंस भी सकते हैं इसमें, लिख दीजिए। देखिए, आरक्षित विषयों में आवश्यकता पड़ने पर, आरक्षित विषयों में आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकते थे, हस्तक्षेप कर सकते थे, कर सकते थे, जबकि हस्तांतरित में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ठीक है, इतनी बातों को आप ए नंबर में याद रखिए। ए नंबर का हेडिंग क्या दिया था आपने, और पढ़िए उसको। हाँ, एक प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय, ठीक है। और उसके बाद ए करवाए थे, उसका ए में क्या है वो देखिए। एक प्रांत में प्रांतीय। ठीक है, इसका भाग 2 लिखिए, लिखिए प्रांतीय व्यवस्थापिका, भाग 2। प्रांतीय व्यवस्थापिका हेडिंग में। ठीक है, अब देखिए यहां वो सब काम किए गए जो आज के लोकतंत्र में प्रदर्शित होते हैं, जैसे मेंबर्स की संख्या बढ़ा देना, 70% मेंबर्स का निर्वाचन के माध्यम से आना, केवल 30% का मनोनयन के माध्यम से आना, मताधिकार में वृद्धि कर देना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और विस्तार कर दिया जाना, ये सब इसकी मुख्य बातें हैं। 3-4 पॉइंट्स में इसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, पहला बिंदु में प्रांतीय व्यवस्थापिका में, प्रांतीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, प्रांतीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, वृद्धि करना, ब्रैकेट में 70% निर्वाचित सदस्य, %70 निर्वाचित सदस्य। दूसरा लिखिए, सेकंड, मताधिकार में वृद्धि। जैसे पहले क्या था, पहले ये था, सोच ये थी सरकार की कि अधिक शिक्षा संपन्न और जो समृद्ध लोग हैं, उसमें थोड़ा सा एज को कम कर दिया, मताधिकार में वृद्धि। तीसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, विस्तार। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट, प्रांतीय परिषदों को विधान परिषद कहा गया। ठीक है, ये सब मुख्य बातें हैं। बाद बाकी एक तो आप जानते ही हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं प्रस्ताव को पेश कर सकती थी, फिर प्रस्ताव पारित हो जाए, गवर्नर साइन कर दे तो कानून बन सकता था। ये सब कॉमन बातें हैं। अब इसके एक पार्ट में लिखिए हेडिंग देकर, केंद्रीय व्यवस्था। प्रांत का तो समझ लिया आपने,
केंद्र को समझिए। अब केंद्र छोटा है इसमें, केंद्रीय व्यवस्था। अब चूंकि आपने क्या पढ़ा कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो प्रांत का द्वैध शासन तो आपने देख लिया, लेकिन केंद्र में तो द्वैध शासन नहीं लागू हुआ था इसमें। ठीक है, तो केंद्र की व्यवस्था पहले ऐसी ही थी, यानी ई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अनुत्तरदायी सरकार। लिख दीजिए, केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर अनुत्तरदायी सरकार पहले की भांति बनी रही, पहले की भांति बनी रही, पहले की भांति बनी रही। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल मुख्य अधिकारी था, मुख्य अधिकारी था। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय बना दिया गया, बाई कैमरल। द्विसदनीय बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, और केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे। ठीक है, इतनी बातें यदि आप संज्ञान में रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के विषय में आपकी जानकारी परिपक्व मानी जाएगी। अगले एक्ट्स काफी आसान है। इसके बाद अगले एक्ट्स में वही बातें हैं जो आज के संविधान में है, इसीलिए वो हमें काफी फ्रेंडली लगता है, लर्निंग फ्रेंडली लगता है। ठीक है, वहां हम उस कंसेप्ट को आज के संविधान से जोड़ पाते हैं। इसमें अगली जो क्लास होगी 1935 के अधिनियम की होगी, 1947 के अधिनियम की होगी, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से 2/3 हिस्सा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया आज के संविधान में, जो काफ़ी रिलेवेंट भी है, उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इन 2 एक्ट्स को पढ़ने के बाद हम एक तरह से संविधान के विकास को पूरा कर देंगे, और उसके बाद जो मूल अधिकार हैं, नागरिकता है, मूल कर्तव्य है, छोटे छोटे मुद्दे हैं, काफ़ी सरल हैं, सामान्य हैं, उन सभी मुद्दों को बारी बारी से देखेंगे। आज कक्षा को यहीं विरमित करते हैं। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।